नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह की 8 बड़ी खबरें। पहली खबर की अगर हम बात करें तो महागठबंधन की नई सरकार का विस्तार होगा। राजभवन के राजेंद्र मंडप में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। दूसरी खबर, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार के सभी बड़े नेताओं की बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में। तीसरी खबर, परिवारवाद पर सियासत, ललन सिंह का पीएम के बयान पर रिएक्शन भी सामने आया है। चौथी खबर है, अटल जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पांचवी खबर, आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। छठी खबर, आज फिर गुजरात दौरे पर जाएंगे आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। अगली बड़ी खबर, बिजनौर के एक गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी भरा पत्र मिला। आखिरी खबर, नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इन सारी खबरों पर इस बुलेटिन में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे जुड़ी सारी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात सबसे पहले बड़ी खबर की, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी है। आज बिहार महागठबंधन की नई सरकार का विस्तार होगा। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों की माने तो 31 मंत्री शपथ लेंगे। आरजेडी के 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2 और हम के 1 और एक निर्दलीय सदस्य भी मंत्री बनने वाले हैं। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महागठबंधन के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राज्यपाल फागू चौहान शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि न्यूज इंडिया को सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार जो शपथ ग्रहण में मंत्री बन सकते हैं वे संभावित नामों में आरजेडी से 11 नाम, तेज प्रताप यादव, सुधाकर सिंह, आलोक मेहता, अनीता देवी, चंद्रशेखर यादव, सुरेंद्र यादव, सर्वजीत पासवान, समीर महासेठ, मास्टर कार्तिकेय, सरफराज आलम। वहीं कांग्रेस से संभावित नामों में शकील अहमद खान और मुरारी प्रसाद गौतम है। तो बिहार की अगर बात करें तो आज महागठबंधन सरकार का विस्तार होगा, कैबिनेट विस्तार होगा। सुबह 11:30 बजे राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। कैबिनेट विस्तार में 31 मंत्री शपथ लेंगे। अब तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें यह पता चला है कि 31 मंत्री शपथ ले सकते हैं। संजीव राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, देखिए, मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया, डिप्टी सीएम ने शपथ ले लिया, अब बारी है टीम मेंबर्स की। जितने भी कैबिनेट में नेताओं को शामिल किया जाएगा वो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। क्या जानकारी मिल रही है, कुल कितने होंगे मंत्री? बिल्कुल, देखिए, ये जो कैबिनेट विस्तार की बात है, पहले भी मैंने कहा था कि 15 के बाद ये गठन हो सकता है और आज ये तय हो गया है। और देर रात तक राज्यपाल के पास चिट्ठी भी चलेगी कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे। तो 31 मंत्री बनेंगे इस कैबिनेट में, जिसमें कि जो हमारे पास खबरें आ रही लगभग तय हो चुका है। आरजेडी से अगर हम बात करें तो तेज प्रताप यादव बन सकते हैं, सुधाकर सिंह बन सकते हैं, आलोक मेहता हैं, अनीता देवी, चंद्रशेखर यादव, सुरेंद्र यादव जो कि गया से हैं, सर्वजीत पासवान ये भी बोधगया से आते हैं, समीर महासेठ, मास्टर कार्तिकेय सिंह और सरफराज आलम। ये जो नाम है वो आरजेडी से लगभग तय है। हालांकि अभी इसकी कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद ही ये पता लग पाएगा कि आरजेडी से क्या किन किन नामों की घोषणा हुई। उसके अलावा कांग्रेस में देखिए, कल जिस तरह से घमासान हुआ कांग्रेस में, कल मदन मोहन झा जो अध्यक्ष हैं वहां एक तरह से विरोध हो गया, क्योंकि देखिए मंत्री पद को लेकर कहीं न कहीं घमासान है हर एक पार्टी में। तो देर रात तक मंथन चलता रहा। जेडीयू की अगर हम बात करें तो जेडीयू में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पर एक कयास लगाया जा रहा था कि वो मंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब वो भी कयास खत्म हो गया, वो दिल्ली कूच कर गए हैं। तो लगभग वो तय है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को शामिल करे और कुछ पुराने चेहरे जो हैं उनकी छुट्टी हो सकती है। हालांकि पुराने चेहरों में कई जो लगभग नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे और विजय चौधरी मंत्री बनेंगे। कई ऐसे नाम हैं जो मंत्री पद के लिए आगे हैं। तो ऐसे में देखिए, इस कैबिनेट विस्तार में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या
जो यथास्थिति जो मंत्री थे वो रहेंगे या नए चेहरे शामिल होते हैं। दूसरा, आरजेडी पर लगभग मुहर लग चुकी है और कांग्रेस में 2 नाम सामने आए। तो ये 11 साढ़े 11 में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है राजभवन में, और राजभवन में तमाम जो लोग हैं आज ये एक तरह से कैबिनेट ये पूरे कैबिनेट का एक तरह से कहिए कि अंतिम रूप दे दिया जाएगा और एक नई सरकार का गठन फिर से एक बार बिहार में होगा। बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी खबर की बात करेंगे, वो भी बिहार से ही है, जहां बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बैठक होगी। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में पार्टी के नेता और विधायक दल के नेता के नामों पर चर्चा होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दोनों सदनों में नेता चुनने में सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि ओबीसी और अगड़ी जातियों में सामंजस्य बिठाया जाएगा। इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा की ओर से महागठबंधन सरकार के खिलाफ भविष्य में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में पार्टी नेताओं को जानकारी दिए जाने की संभावना भी है। तो बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक होगी। दोनों सदनों में पार्टी नेता चुनने पर इसमें चर्चा होगी। दीपक चौबे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, आज जो कोर कमेटी की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे, ये कई मायने में खास है बिहार की सियासत को लेकर, क्योंकि अभी तक सवाल मन में ये था कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी ऐसे शांत तो बैठ नहीं सकती है, क्योंकि एक तरफ अन्य राज्यों में मिशन लोटस चल रहा है और यहाँ पर अगर बीजेपी के हाथ से चीजें चली गई तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो जोर आजमाइश कर ही रही है बीजेपी। आज की ये मीटिंग कितनी खास है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे और बीजेपी बिहार के जितने भी आला नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय की बात की जाए, शहनवाज हुसैन की बात की जाए, ये सारे रहेंगे। क्योंकि देखिए, सरकार जाने के बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली में ये पहली बैठक होगी कि आगे की रणनीति पे किस तरीके से चर्चा की जाएगी, आगे बिहार में क्या भविष्य होगा पार्टी का, उन सारे विषयों पर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए तो 2024 नजदीक है, उसको भी लेके क्या आगे की रणनीति क्या बनेगी, किस किस नेताओं को क्या क्या दायित्व दिया जाएगा और कहाँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि वहां पे अब पार्टी विस्तार करना चाहती है। पार्टी ये चाहती है कि संगठन में भी फेरबदल हो, तो संगठन को लेकर भी ये महत्वपूर्ण बैठक होगी कि संगठन में प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने की बात की जा रही है, संगठन महामंत्री चेंज करने की बात की जा रही, तो आखिर नया बिहार का बीजेपी अध्यक्ष कौन हो सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। तो इन सारे मुद्दों पर आज ये बैठक होगी। उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि आगे बिहार में किस तरीके से बिहार बीजेपी को करना है। तो इन सब बैठकों पर बातों पर शाम 4 बजे बैठक होगी जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। प्रमुख ऑब्जर्वर बनाए जाने के बाद अशोक गहलोत का ये गुजरात का पहला आधिकारिक दौरा होगा। आज वो सूरत और राजकोट में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। सूरत में दक्षिण गुजरात की सीट के बारे में और शाम को सौराष्ट्र की 48 सीट पर मंथन भी करेंगे। कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं अशोक गहलोत। तो समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ एक्टिव है, तमाम जो वादे हैं, तमाम जो ऐलान हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं गुजरात को लेकर, जिसके बाद विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो पिछले कुछ समय में एक्टिव रहती थी वो अभी इन दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। और इस कंपटीशन को देखते हुए कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत अब एक्टिव हो गए हैं। अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक के तौर पर गुजरात के लिए चुना गया है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर इसका असर कितना चुनाव पर पड़ता है। मेहुल झाला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहुल, देखिए, चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इससे समझा जा सकता है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं अब वो गुजरात की ओर रुख कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता गुजरात आ रहे हैं और यहाँ पर वो मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत को गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया जाना, क्या देखें इस चीज को और इसके मायने क्या निकाले जाए?
देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी उनकी भूमिका पर्यवेक्षक की थी, चूंकि वो प्रभारी भी थे उस वक्त गुजरात चुनाव के। पर इस बार जो है एक बड़ी कमेटी रची गई है जिसमें पूर्व सांसद मिलिंद देवरा जो कि मुंबई से हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव भी है और इसमें गहलोत साहब भी हैं। चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते अशोक गहलोत जी पर्यवेक्षक जब से घोषित हुए उसके बाद पहली बार गुजरात आ रहे हैं। इससे पहले 2 दौरे उनके जो थे वो रद्द हो चुके थे और पहली बार आ रहे हैं, जबकि केजरीवाल का आज 5वां दौरा होगा गुजरात में। लगातार 20वें दिन में 5वीं बार गुजरात आ रहे हैं। इस बार वो जाएंगे कच्छ, तो तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल कच्छ पहुंचेंगे। मैं आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझाऊं तो जिस तरह से 5 वादे अब तक केजरीवाल कर चुके हैं, 5 गारंटी दे चुके हैं, जिसमें ये कहा जाए कि रोजगार की गारंटी हो, आदिवासी उत्कर्ष की गारंटी हो, जिस तरह से महिलाओं अरविंद केजरीवाल को लेकर भी मैं पूछूंगी, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत का वहां पर जाना और वो कितने बजे मीटिंग करेंगे, 3 दिन क्योंकि वो रहेंगे, तो 3 दिन रहना ये बड़ी बात है। अशोक गहलोत का गुजरात में 3 दिन में क्या कुछ होने वाला है? 9 बजे अशोक गहलोत राजस्थान से चलेंगे और 10:30 बजे दक्षिण गुजरात जाएंगे, सूरत में उतरेंगे। सूरत में तकरीबन 11:30 से 2:30 बजे तक लगातार साउथ गुजरात के जितने कांग्रेस की बैठकें हैं, सीटें हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। वहां से चलकर वो 4 साढ़े 4 बजे पहुंचेंगे राजकोट। राजकोट में भी वो लगातार 2-3 घंटे बैठक करेंगे। चूंकि 48 बैठकें हैं, 48 सीट्स आर देयर। कुल मिलाकर सबसे बड़ा जो 2017 में बीजेपी को नुकसान हुआ था वो सौराष्ट्र इलाके से हुआ था और सौराष्ट्र में बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने सीटें जीती थी। तो सबसे बड़ा जो उनका फोकस है रहेगा अशोक गहलोत जी का, वो सौराष्ट्र पर रहेगा। सौराष्ट्र के बाद तुरंत शाम को वो चलेंगे बड़ौदा में मध्य गुजरात के कांग्रेस नेताओं से बैठक करेंगे और वहां रात्रि निवास भी करेंगे। तो एक ही दिन में 3 लोकेशन पर वो घूमेंगे और लगातार 2-3 घंटे बैठक कर स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्थिति बन रही है कांग्रेस की। और इसमें ठीक है मेहुल, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आपको बता दें कि एक बार फिर से गुजरात दौरे पर रहेंगे। अरविंद केजरीवाल की 1 माह में गुजरात की ये अब बता दें कि बैक टू बैक 5वीं यात्रा है। आज वो 1 दिन के लिए गुजरात के कच्छ जिले में जाएंगे। वहां वो जिले के मुख्यालय भुज के टाउन हॉल में संवाददाता सम्मेलन और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भुज में राज्य के लोगों के लिए एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। पार्टी नेताओं के साथ चुनाव के संबंध में बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में चुनाव होना है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो हैं एक बार फिर से गुजरात दौरे पर रहेंगे। मेहुल हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए। मेहुल, आप बता ही रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का ये 5वां दौरा होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस दौरे को अगर हम देखें तो बैक टू बैक वो दौरे कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। आज उनकी तरफ से क्या ऐलान किया जा सकता है, किस वर्ग को लेकर वो कहेंगे? देखिए 4 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया प्रति महीना देने का वादा किया है। इससे पहले आदिवासी उत्कर्ष के बारे में बात कही है, रोजगार गारंटी योजना दी है, मुफ्त बिजली का वादा किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कच्छ के इलाके में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कच्छ जिला पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है और दूर दराज इलाका है। वहाँ पशुपालकों के लिए भी कई सारी दिक्कतें हैं। जो प्रिंटिंग मटेरियल है जो कि कच्छ की बंदेज है जहाँ उत्पाद होता है, उनके कारीगर भी जिस तरह से अभी जूझ रहे हैं समस्याओं से, उसको लेकर या कोई ऐसी योजना जो कि न केवल कच्छ बल्कि पूरे गुजरात के लोगों के जहन में उतर जाए, उस तरह की किसी बड़ी योजना का ऐलान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस जिले में जाते हैं वहाँ टाउन हॉल के तहत एक कार्यक्रम करते हैं, लोगों से भेंट करते हैं और उनके बाद पत्रकारों से वार्तालाप करते हैं कि उनका ये जो गारंटी दी गई है उसके अंतर्गत आपको कोई सवाल हो या जनता से जुड़े कोई मुद्दे हो तो गारंटी तो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस गारंटी को जनता कैसे देख रही है ये तो पता चलेगा तब जब चुनाव होंगे और जब सारे नतीजे सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मेहुल विस्तार से समझाने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी की, जहां पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पलटवार किया है। लल्लन सिंह ने कहा कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि स्वतंत्रता में उनका योगदान क्या है। ये देश सभी लोगों का है और देश में आपसी भाईचारे बनाए रखना चाहिए। सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि आज भ्रष्टाचार करने वालों का महिमांडन किया जाता है। देश में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव, यही इस देश की महत्वपूर्ण चीज है। आप उसको लोग अपने राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इस देश में आपको ये अगर पूछे कि कितने लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, ये सब चीज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और उस दौरान उन्होंने परिवारवाद और साथ ही भतीजावाद, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था, जिसको लेकर लल्लन सिंह ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे पूछे कि स्वतंत्रता में उनका योगदान क्या है। हालांकि बयानबाजियां चलते रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 15 अगस्त को जो तस्वीर सामने आई पूरे देश से, वो बेहद ही उत्साहित कर देने वाली है। जिस तरीके से हर कोई आज़ादी के जश्न में डूबा नजर आया। तो लल्लन सिंह ने बयान दिया है, लल्लन सिंह का पलटवार सामने आया है। परिवारवाद पर अब सियासत तेज हो गई है। अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में हर कोई जश्न में डूबा हुआ है। वहीं बिजनौर में एक गरीब परिवार को तिरंगा झंडा बांटने पर सिर कलम करने की धमकी भरा पत्र मिलने से पूरा परिवार दहशत में है। बता दें कि बिजनौर के बुद्धूपाड़ा इलाके में अरुण कश्यप उर्फ अन्नू का परिवार छोटे से मकान में रहता है। 14 अगस्त की सुबह अरुण के परिवार ने सुबह उठकर देखा कि इनके मकान की मुख्य दीवार पर हाथ से लिखी चंद लाइन का धमकी भरा एक कागज का पर्चा चस्पा है। दीवार पर चिपके कागज की इबारत कुछ इस तरह लिखी है, अन्नू तुझे बहुत घर घर तिरंगा देने की खुशी है, तेरा भी सिर तन से अलग करना पड़ेगा। आईएसआई के साथ ही धमकी भरा पत्र देखकर पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए हैं। आनन फानन में पीड़ित के परिवार के घर सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। साथ ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस भी दर्ज किया है। सीओ की अगुवाई में कई पुलिस की टीम लगाकर मामले की जांच अभी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक व्यक्ति जो तिरंगा बांट रहा था, उसको ये तिरंगा बांटना महंगा पड़ गया, क्योंकि घर की दीवार पर एक धमकी भरा पत्र चिपका हुआ मिला, जिसमें कि ये लिखा था कि सर तन से अलग कर देंगे। बात होगी गालीबाज श्रीकांत की। नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। श्रीकांत ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर एफआईआर दर्ज करने के बाद जमानत याचिका दायर की थी। कथित बीजेपी नेता अभी जेल के अंदर है। आपको बता दें कि लुक्सर जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है गालीबाज त्यागी। कोर्ट ने बीते बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। गुरुवार को कोर्ट के फैसले के बाद त्यागी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब श्रीकांत त्यागी पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में आज सुनवाई होगी। तो आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले में। गालीबाज त्यागी अभी जेल में बंद है, लेकिन आज इसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। क्या राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, या इसी तरह सजा काटते रहेगा गालीबाज श्रीकांत त्यागी। तो श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने जमानत मांगी है, लेकिन इस याचिका पर जब आज सुनवाई होगी
तो क्या होगा ये देखने वाली बात है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। बता दें कि कुछ समय पहले ही बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ओमिक सोसाइटी में पौधा लगाने को लेकर एक महिला के साथ बदसलूकी किया था श्रीकांत त्यागी ने और अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से ही लगातार सुर्खियों में है श्रीकांत त्यागी। हालांकि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी तलब किया गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली इस पूरे मामले की, पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि फरार भी हो गया था श्रीकांत त्यागी, लेकिन पुलिस की टीम ने मिलकर इसे मेरठ से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो सजा सुनाई गई श्रीकांत त्यागी को जेल की। अब जेल में वो बंद है। हालांकि जमानत की मांग की है श्रीकांत त्यागी ने और आज इसी याचिका पर सुनवाई होनी है।